डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिफरेंशियल इक्वेशन 2। स्टूडेंट, आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन 2 में रॉन्सकियन मेथड को डिस्कस करने वाले हैं। तो रॉन्सकियन मेथड को डिस्कस करने से पहले हमें कुछ दो टर्म्स हैं वो समझना ज़रूरी हैं। हमारे पास पहली टर्म है लीनियरली डिपेंडेंट और दूसरी है लीनियर इंडिपेंडेंट। चलिए देखते हैं स्टूडेंट, लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन की सेंस में क्या है। स्टूडेंट, लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट बेसिकली वेक्टर्स का एक कॉन्सेप्ट है, वहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो एक्चुअल में है क्या लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। देखिए फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, ये ए और बी हमारे पास स्केलर्स हैं। मैं पहले वेक्टर की सेंस में आपको समझा दूँ। और हमारे पास u और v हमारे पास लेट्स सपोज कोई से दो वेक्टर्स हैं। तो हमने बेसिकली क्या करना है, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब है स्केलर को वेक्टर की फॉर्म में लिखना। ठीक है, तो लेट्स सपोज, बल्कि हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, ए बी हमारे स्केलर्स हैं, ठीक है, जो रियल नंबर हैं, और v1 और v2 हमारे पास कोई से दो वेक्टर्स हैं। तो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है ए बी। तो अगर इसका जो आंसर है स्टूडेंट, ये हमारे पास ज़ीरो आए, यानी कि जो ये स्केलर्स हैं, स्केलर्स हमारे पास, स्केलर्स का आंसर डज नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो आएगा, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो रिलेशन है लीनियर कॉम्बिनेशन का, ये क्या कहलवाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट कहलवाएगा। लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या होगा कि कोई कम से कम कोई एक स्केलर ऐसा होगा जो नॉन ज़ीरो होगा। हो सकता है दोनों नॉन ज़ीरो हो सकता है एक ज़ीरो हो और दूसरा ज़ीरो के इक्वल ना हो। इसी तरह से लीनियरली इंडिपेंडेंट की तरफ आएँ तो हम जब ये लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर्स में बनाते हैं तो ए और बी दोनों के दोनों स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, ज़ीरो, यानी कि कोई भी डज नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो होता है, तो हम उसको कहते हैं ये फैक्टर्स क्या हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो वेक्टर्स की डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ आएंगे स्टूडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर, जिसमें ए नॉट एक्स, a1x, a2x आर डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टीन्यूस। डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टीन्यूस का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, ये बेसिकली हमारे पास ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, जिसका हम डेरिवेटिव ले सकते हैं। और कॉन्टीन्यूस का मतलब क्या है कि उसके ऊपर जब हम डेरिवेटिव पर कोई एक पॉइंट पुट करते हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। हर फंक्शन स्टूडेंट, ये एक थ्योरम भी है कि हर डेरिवेबल फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस होता है। अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यानी कि उसका डेरिवेटिव लिया जा सकता है, तो इन अदर वर्ड्स हम ये कहते हैं कि वो फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। इसी तरह से इसका कन्वर्स जो है वो नॉट ट्रू होता है, यानी कि हर कॉन्टीन्यूस फंक्शन ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो। बट हमारा यहाँ पर कोई कंसर्न डेप्थ में जाने का नहीं है, जस्ट आपने ये देखना है कि ये जो कोफिशिएंट्स हैं ऑर्डर्स के, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर और y का जो कोफिशिएंट है, ये डिफरेंशिएबल होने चाहिए। हमारे पास रॉन्सकियन मेथड में स्टूडेंट ये जो कोफिशिएंट हैं ऑलरेडी हमें क्या मिलेंगे, हमें डिफरेंशिएबल ही मिलेंगे, यानी कि हमने उसको चेक नहीं करना, उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करनी। ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट में हमारे पास यही कंसीडर किया जाता है कि हमारे पास ये जो कोफिशिएंट्स हैं वो डिफरेंशिएबल हैं और वो कॉन्टीन्यूस भी हैं, यानी कि हर डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस फंक्शन कहलाता है। इसी तरह से स्टूडेंट लेट किया, हमारे पास दो आंसर्स आएंगे। ठीक है, इस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से हमने क्या करना है, दो आंसर्स को फाइंड आउट करना है, y1 और y2। समटाइम्स वो हमें खुद दे देगा y1 और y2 को। अब इन्हीं दो सॉल्यूशंस को स्टूडेंट हमने c1 y1x, c2 y2x और y इज़ इक्वल टू, यानी कि एक जनरल सॉल्यूशन बनाना है इस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, और इसमें y1 और y2 बेसिकली हम फाइंड आउट करेंगे, या इन केसेस हमें ये गिवन होंगे। और इन्हीं दोनों को स्टूडेंट हमने क्या बताना है कि ये दो फंक्शंस जो हैं कब लीनियरली डिपेंडेंट होंगे और कब लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अगर हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है, ये दो फंक्शंस कब लीनियरली डिपेंडेंट कहलवाएंगे, अगर c1 और c2, अब इस केस में स्टूडेंट वेक्टर्स के केस में a और b स्केलर्स से, यहाँ पर c1 और c2 हमारे पास क्या है, स्केलर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर ये फंक्शंस आ रहे हैं, हमारे यहाँ वेक्टर्स आ रहे थे।
तो अगर ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन, इसका नाम क्या है स्टूडेंट? लीनियर कॉम्बिनेशन। बेसिकली ये लीनियर कॉम्बिनेशन ही हमारा जनरल सॉल्यूशन कहलवाएगा। कब ये सॉल्यूशन, कब हम कहेंगे कि लीनियरली डिपेंडेंट है? जब C1 और C2 दोनों के दोनों ज़ीरो के इक्वल ना हो, यानी कि इनमें से कोई एक भी ज़ीरो के इक्वल आ जाए तब भी हम कहेंगे ये लीनियरली डिपेंडेंट है, बट कंप्लीट ज़ीरो ना हो। इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या दोनों ज़ीरो के इक्वल नहीं होंगे या दोनों में से कोई एक ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, तो ये कंडीशन डिपेंडेंट की वैलिड रहेगी। क्लियर हो गया? तो इसी तरह से हम y1 और y2 को क्या बोलेंगे? ये दो सॉल्यूशंस हमारे लीनियरली डिपेंडेंट कहलवाएंगे अगर इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है उसमें C1 और C2 दोनों में से कोई एक ज़ीरो के इक्वल ना हो, ठीक है, या दोनों ज़ीरो के इक्वल ना हो। नेक्स्ट, इसी तरह से लीनियरली इंडिपेंडेंट पर आएंगे तो C1 और C2, ये जो जनरल सॉल्यूशन हम बनाएंगे इसमें C1 और C2 स्टूडेंट हमारे पास क्या होंगे? दोनों के दोनों ज़ीरो होंगे। तब हम कहेंगे ये जो गिवन दो फंक्शंस हैं या जो हमने निकाले हैं या जो उसने दिए हुए हैं, ये हमारे पास सॉल्यूशन क्या कहलवाएगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट का कहलवाएगा। क्लियर हो गई बात? इसी तरह स्टूडेंट एक और यहाँ पर टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, ये एक थ्योरम है वेक्टर स्पेस में, कि अगर आपने कोई से दो फंक्शंस को या कोई से दो वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट दिखाना है तो एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। यानी कि u और v कोई दो वेक्टर्स हैं और अल्फ़ा कोई एक स्केलर है, तो अगर मैं ये एक्सप्रेशन देने में कामयाब हो जाऊं, या यूँ भी लिखा जा सकता है v इज इक्वल टू अल्फ़ा u, तो किसी के स्केलर प्रोडक्ट में लिखा जा सके तो हम कहते हैं वो वेक्टर्स भी आपस में क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। इसी तरह से हमने इन केस डिफरेंशियल इक्वेशन में भी कहा कि y1x को लिखा जा सकता है c इंटू C2x। बेसिकली जब हमने ये बात की स्टूडेंट कि ये दोनों लीनियरली डिपेंडेंट होने का मतलब क्या कि ये दोनों ज़ीरो के इक्वल नहीं है। अगर ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है स्टूडेंट, एक रफ सी एग्जांपल ले लेते हैं, y1x, ये इसको लेट्स सपोज ये ज़ीरो के इक्वल कर दो और इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो C2 y2x, और हमें y1 का आंसर चाहिए तो C1 को स्टूडेंट यहाँ पर लेकर आकर डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया? और ये C2 डिवाइडेड बाय C1 माइनस का हमने उसको नाम दे देना है C का, यानी कि स्केलर के प्रोडक्ट में लिखा गया, तो हमने इसको क्या कहा? लीनियरली डिपेंडेंट। तो लीनियरली डिपेंडेंट में दो चीज़ें आ गई सामने। लीनियरली इंडिपेंडेंट की बात करें तो C1 और C2 दोनों के दोनों स्केलर्स हमारे पास या कॉन्स्टेंट्स या ऑर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हमारे पास क्या होंगे? ज़ीरो होंगे। अब स्टूडेंट आते हैं रोन्सकेन पर। रोन्सकेन बेसिकली क्या है? रोन्सकेन बेसिकली स्टूडेंट एक डिटर्मिनेंट है जो ये बताने की हेल्प, यानी कि बताने में हेल्पफुल साबित होता है कि ये जो गिवन सोल्यूशन है, जो फंक्शन है, जो आंसर है, वो लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो हमने बेसिकली वी गेट रोन्सकेन डिनोटेड बाय WY, और ये डिपेंड करेगा स्टूडेंट कि हमारे पास फंक्शंस किस फॉर्म में हैं, y1x की फॉर्म में है या f1 की फॉर्म में है या y1 की फॉर्म में, y2 की फॉर्म में। तो इसीलिए मैंने ये दो सैम्पल्स दिखाए। और बेसिकली क्या है स्टूडेंट? ये डिटर्मिनेंट है। हमारे पास ये दो गिवन्स होंगे, अगर नहीं होंगे तो हम खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वो आगे चलकर बताऊंगा कि किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा। तो हमने बेसिकली पहला दूसरा फंक्शन लिखा, नेक्स्ट आगे इसका डिटर्मिनेंट लिखा। स्टूडेंट ये मेथड आपको मैं ऑलरेडी एक टॉपिक पे करा चुका हूँ, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के मेथड में, जिसमें हमने रोन्सकेन लिया था, W लिया था, डिटर्मिनेंट्स लिए थे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, इसका स्टूडेंट डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ये डिटर्मिनेंट अगर आंसर इसका ज़ीरो आ जाए तो हम कहेंगे कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। आप यहाँ पर केस देखिए, अगर हमारा रोन्सकेन का आंसर ज़ीरो आ जाए तो हम कहेंगे लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट होने का मतलब क्या है? C1 और C2 बोथ आर नॉट ज़ीरो, या एट लीस्ट वन ऑफ देम इज़ नॉट ज़ीरो। फिर लीनियरली डिपेंडेंट, अगेन रोन्सकेन का आंसर स्टूडेंट हमारे पास ज़ीरो के इक्वल ना आए तो हम कहेंगे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या है कि C1 और C2 दोनों हमारे वहाँ पर स्केलर्स क्या होंगे? ज़ीरो होंगे। सिमिलरली स्टूडेंट अगर लेट्स सपोज ये तो सेकंड ऑर्डर की बात थी, थर्ड ऑर्डर में भी आपके पास इक्वेशन आ जाए तो हमने रोन्सकेन उसका किस तरह से फाइंड आउट करना है मैंने वो बताया। अगर और 3/3 का डिटर्मिनेंट भी आप लेना जानते हैं। अगर आंसर स्टूडेंट डिटर्मिनेंट का ज़ीरो आया तो आप क्या बोलोगे? लीनियरली डिपेंडेंट। अदरवाइज
लीनियरली इंडिपेंडेंट, अदरवाइज मीन्स डज नॉट इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ की तरफ आएंगे। तो रॉन्स्कियन या मेथड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारे पास ये सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। हमने ये एज्यूम किया कि y1 और y2 दो सॉल्यूशंस हैं और उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन स्टूडेंट बनाया जाएगा, ये y1 और y2 बेसिकली मैंने इस फॉर्मेट में लिखा है x की फॉर्म में। ये स्टूडेंट इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है। अब इस लीनियर कॉम्बिनेशन से स्टूडेंट कुछ रिजल्ट सामने आ रहे हैं। द लीनियर कॉम्बिनेशन c1 y1x c2 y2x, स्टूडेंट इसका ये y1 और ये 2 गिवन है, ये बेसिकली क्या कहलवाता है, सॉल्यूशन कहलवाएगा। यानी कि हमने अगेन यहाँ पर बात की, ये जो जनरल सॉल्यूशन था, लीनियर कॉम्बिनेशन भी बनाएंगे और ये लीनियर कॉम्बिनेशन बेसिकली क्या होगा, उसका सॉल्यूशन कहलवाएगा। 2 है रॉन्स्कियन इज आइदर आइडेंटिकली 0 और नाइदर 0। रॉन्स्कियन का जो आंसर है हो सकता है कंप्लीट स्टूडेंट 0 होता है और या हो सकता है कंप्लीट 0 ना हो, यानी कि वही डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं। डिपेंडेंट में 0, इंडिपेंडेंट में 0 के इक्वल नहीं होगा। इसी तरह स्टूडेंट प्रॉपर्टी नंबर 3 में हमने रॉन्स्कियन मेथड से डिटर्मिनेंट निकाला है। देखिए ये बेसिकली क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही है। ये देखिए पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई किया नेगेटिव और ये नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, और इसको हम रॉन्स्कियन को शॉर्ट फॉर्म में WX भी कह सकते हैं। अब ये जो डिटर्मिनेंट स्टूडेंट आया हमारे पास, ये कंप्लीट का कंप्लीट क्या होगा आंसर, ये भी डिफरेंशिएबल होगा और कंटिन्यूस होगा। ये भी जहन में रखना है, क्योंकि हमने यहाँ पर तो बात की सिर्फ स्केलर्स की, यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स की, कोफिशिएंट्स की। तो हम यहाँ y1 y2 और y डैश की जो हम वैल्यूज़ लेंगे, यहाँ पर जो इनका डेरिवेटिव लेंगे, तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, डिफरेंशिएबल होगा और कंटिन्यूस होगा। अगेन नेक्स्ट स्टूडेंट हमने यहाँ पर ये बताया कि ये लेट्स सपोज ये WX है रॉन्स्कियन का, आपने फर्स्ट डिटर्मिनेंट लिया। लेट्स सपोज हमें वो कहीं क्वेश्चन में कह सकता है कि W' फाइंड आउट करके दिखाएं, तो हमने जो आंसर्स लिया होगा स्टूडेंट, उन अगेन डेरिवेटिव जब हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट रूल ओपन होगा। प्रोडक्ट रूल से देखिए तो यहाँ पर कैंसिलेशन होगी। प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इटसेल्फ डेरिवेटिव सेकंड का प्लस सेकंड फंक्शन इटसेल्फ डेरिवेटिव फर्स्ट का, नेगेटिव का साइन फर्स्ट फंक्शन इटसेल्फ डेरिवेटिव सेकंड का, बिकॉज नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस लिख दिया, तो फर्स्ट सेकंड फंक्शन इटसेल्फ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन कैंसिल हुआ, तो ये आंसर बना स्टूडेंट। और इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, बिकॉज डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। तो ये W' बेसिकली किसके इक्वल है, हम डायरेक्ट इसका ये फार्मूला याद रखेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट जी। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि एबल थ्योरम से हम ये सॉल्व करते हैं। एबल थ्योरम की स्टेटमेंट में स्टूडेंट ये है, हम इसका प्रूफ तो नहीं करेंगे, बट ये है कि लेट्स सपोज आपके पास एक सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर हमने रॉन्स्कियन निकालना है स्टूडेंट, डायरेक्ट रॉन्स्कियन निकालना है, तो रॉन्स्कियन बेसिकली इस एक्सप्रेशन के इक्वल है। ठीक है, a इंटू ए हमारे पास एक कांस्टेंट है, इंटू e रेज़ टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन a1 डिवाइड बाई a0 डिवाइडेड बाय इंटू डी ऑफ एक्स। एक्चुअल में स्टूडेंट इसको स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म स्टूडेंट हमारे पास क्या होती है किसी भी सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो ये होती है। ठीक है, तो डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय a0। तो a0 को स्टूडेंट हम जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कुछ कंडीशन जो आएगी वो बेसिकली ये क्या है, p है हमारे पास। तो हमने एक्चुअल में इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था इस तरह से जब हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की थी फर्स्ट ऑर्डर की, IF फाइंड आउट किया था, याद आया कुछ? तो ये बेसिकली उसी तरह से ही है। तो रॉन्स्कियन बेसिकली अगर हमारे पास बिकॉज सेकंड ऑर्डर में है तो ये इसके इक्वल आएगा। इसी तरह से स्टूडेंट हम इस इक्वेशन को यहाँ पर स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में भी लिखेंगे। y22 यानी कि y' का मतलब क्या है, डबल डेरिवेटिव। तो क्या करेंगे, इसी तरह से ये सिंगल डेरिवेटिव और ये y, तो बोथ साइड्स आपने क्या किया, डिवाइड करते गए a0 को। तो ये जो हमारे पास a2 बाई a0 किसके इक्वल आया, q के, और इसी तरह से a1 डिवाइड बाई a0 हमारे पास p के इक्वल आया। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो रॉन्स्कियन किसके इक्वल है। अब स्टूडेंट कुछ क्वेश्चंस एबल थ्योरम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर हमें ए की कंडीशन दे दी जाए कि ए बेसिकली क्या होगा और
फाइंड करके बताएं कि A1 और A2 जो गिवन आपके पास जो फंक्शंस हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं। तो देखिए इस केस में अगर हमने कहा कि अगर A को 0 मान लिया जाए, हम इसका रॉन्स्कियन फाइंड आउट कर लेते हैं, और अगर A हमारे पास 0 हो तो इसका मतलब क्या है, 0 इस कंप्लीट से मल्टीप्लाई करेगा तो 0। अगर रॉन्स्कियन का आंसर 0 आ गया स्टूडेंट तो हम क्या कहेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। इसका मतलब क्या है, y1 और y2 लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर आपके पास A 0 के इक्वल ना है तो रॉन्स्कियन 0 के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, y1 और y2 क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। इसी तरह से स्टूडेंट एक थर्ड केस भी आ सकता है, हो सकता है हमारे पास ये टर्म हो ही ना, मतलब 0 के इक्वल हो। तो देखिए हमने यहाँ पर इमेजिन किया जी, लेट्स सपोज जो p की जो टर्म थी वो 0 के इक्वल है, तो हमारे पास जो रिमेनिंग इक्वेशन है यहाँ पर वो ये रह जाएगी इज इक्वल टू 0। तो जब हम इसका रॉन्स्कियन का आंसर निकालने जाएंगे तो ये टर्म स्टूडेंट क्या होगी, A1 क्या है यहाँ पर 0 है, तो ये 0, और कुल मिलाकर हमें रॉन्स्कियन का आंसर क्या मिलेगा, A मिलेगा, और A क्या है, कोई कांस्टेंट है। यानी कि 3 पॉसिबिलिटीज़ आ गई यहाँ पर कि हो सकता है लीनियरली डिपेंडेंट, हो सकता है लीनियरली इंडिपेंडेंट, या हो सकता है कोई कांस्टेंट हो। चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन हैं स्टूडेंट इसके। डिटरमाइन द फॉलोइंग फंक्शंस आर लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। बताइए कि क्या ये फंक्शंस लीनियरली डिपेंडेंट हैं या फिर इंडिपेंडेंट हैं। जी रॉन्स्कियन निकालेंगे स्टूडेंट। फंक्शन की टाइप देखिए f1 और f2 में गिवन है, तो ये देखिए f1 और f2। तो रॉन्स्कियन में y1 यानी कि f1 ये हमने पढ़ा था, f1 डैश f2 डैश, ये फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वैल्यूज़ हमें मिलेंगी x² + 2x, x² - 2x, फर्स्ट डेरिवेटिव 2x + 2, इसका भी डेरिवेटिव लीजिए 2x - 2, डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे x² + 2x इंटू 2x - 2, नेगेटिव का स्टूडेंट साइन x² - 2x इंटू 2x + 2, ठीक हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, हमें मिलेगा 2x³, ठीक हो गया, नेगेटिव 2x² + 4x² ± -4x, ठीक हो गया। इस तरफ आएंगे स्टूडेंट, नेगेटिव वैसे का वैसा, तो 2x³ + 2x² -4x² एंड ± -4x। ओपन करते हैं स्टूडेंट, ये देखिए ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, उसके बाद ये माइनस का हो गया, ओके, बल्कि इसको सोल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पर हमें मिलेगा यहाँ से 2x² - 4x माइनस माइनस -2x² - 4x। ओपन करेंगे स्टूडेंट, तो हमें मिलेगा माइनस माइनस प्लस 4x², और ये माइनस का और ये प्लस का स्टूडेंट कैंसिल हुआ। तो ये आप देखिए कि हमारा जो रॉन्स्कियन आया, जो डिटर्मिनेंट आया, वो डज नॉट इज़ इक्वल टू 0 है। इट मीन्स ये क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, यानी कि हैंस f1 f2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक हो गया ना, क्योंकि ये देखिए ये डज नॉट इज इक्वल टू 0 है, यानी कि 4 तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। हाँ, x 0 के इक्वल ज़रूर हो सकता है, बट हमने क्या करना था, हमने तो कंडीशन जो निकालनी थी वो ओवरऑल निकालनी थी स्टूडेंट। क्लियर है ना, भले आप ये ना कीजिए, बस ओवरऑल देखिए कि डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आया तो लीनियरली डिपेंडेंट, 0 नहीं आया तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसी तरह से स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे, तो यहाँ पर भी हमें रॉन्स्कियन फाइंड आउट करना है। ये y1 और y2 की फॉर्म में है। तो पहला साइन 2x कोस 2x, फर्स्ट डेरिवेटिव 2 कोस 2x -2 साइन 2x, जिसमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे -2 साइन स्क्वायर 2x, ये साइन माइनस का, ठीक हो गया, 2 कोस स्क्वायर 2x
जी स्टूडेंट -2 को अगर मैं कॉमन लूँ तो अंदर क्या रहा, साइन स्क्वायर 2x प्लस कोस स्क्वायर 2x। जी स्टूडेंट एंगल तो बिल्कुल सेम है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो ये -2 आया। और -2 ये बता रहा है ये डज नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो ये जो गिवन फंक्शंस हैं y1 और y2 ये क्या होंगे स्टूडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये तो हमारे पास फंक्शंस गिवन थे y1 और y2। लेट्स सपोज अगर हमारे पास फंक्शंस गिवन नहीं होते तो y1 और y2 को किस तरह से फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल 2y डबल डैश माइनस 10y डैश। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैंने ये एग्जांपल लिखी, ये होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस थी सेकंड ऑर्डर में, तो इसकी स्टूडेंट हम ऑक्सिलरी इक्वेशंस बनाते होते थे, याद है, इस तरह से m² माइनस 10m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस ऑक्सिलरी से स्टूडेंट हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, इसके दो आंसर्स निकलेंगे, m इज इक्वल टू समथिंग, या हो सकता है प्लस माइनस में हो समथिंग इज इक्वल टू 0। तो यहाँ स्टूडेंट m का आंसर आता था और यहाँ पर भी एक m का आंसर आता था, तो हम यहाँ पर y इज इक्वल टू लिखते थे, y इज इक्वल टू c1 e रेज़ टू द पावर m1x। आपको याद होगा कम्प्लीमेंट्री फैक्टर होमोजीनियस के केस में हम निकालते थे। इसी तरह से y1 और y2 निकलेंगे। समझ आई बात की। तो ये y1 इस तरह से m का जो आंसर होगा y इज इक्वल टू ई की पावर में, जैसे हम माइनस या प्लस का mx लिखेंगे, ये लेट्स सपोज ये y1 हो जाएगा, y2 इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर m2x। तो y1 और y2 या f1 या f2 स्टूडेंट हमारे पास इस तरह से निकलेंगे, और उसके बाद जब ये निकलेंगे तो उसके बाद हमने अगेन रोन्सकियन लगाना है। रोन्सकियन लगाने के बाद हमने देखना है कि ये जो गिवन फंक्शंस हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं या फिर इंडिपेंडेंट हैं। होपफुली स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।